नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज की थर्ड वीडियो है। इससे पहले अगर आप दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसमें बहुत सारे हम लोग ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली देख सकते हैं पहले के दो वीडियोस। एंड साथ ही साथ मैंने साइंस एंड सोशल साइंस का भी रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हूँ, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग लगभग 15 क्वेश्चंस को डील करेंगे, मोस्टली सारे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहेंगे आपके बोर्ड्स एग्जाम में, फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया कि if the points A, that is x, 2, B, -3, 4 and C, 7, -5 are collinear, then find the value of x। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि आप कॉपी एंड पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस आप जैसे ही क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं वहां पर आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व कीजिए एंड उसके बाद जाके मेरा आंसर से मैच कीजिए, तो आपको आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन को कोलिनियर का मतलब क्या है, तो जैसे बचपन में ही जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ये 3 पॉइंट्स दिस आर इन कोलिनियर, है ना। जब ये एक ही प्लेन में आता है, जब मान लेते हैं ये एक ही प्लेन में ये कोलिनियर है, लेकिन क्या ये कोलिनियर है, तो नो, दिस आर नॉट कोलिनियर्स। ठीक है, तो जब कोलिनियर होता है तो ये इक्वल टू जीरो हो जाता है ना, ये तो हम लोग ने पढ़ा है। तो जस्ट हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो x1 क्या है हमारा, x दैट इज y2 क्या है, y2 इज 4 एंड y3 इज -5। ठीक है, फिर x2 है हमारा -3, y2 है हमारा y3 है -5 एंड y1 इज -2। ठीक है, फिर x3 है हमारा 7, y1 क्या है 2 एंड y2 क्या है -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जा रहा है 4 + 5 9, 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 9x। ठीक है, फिर -5 -2 कितना हो रहा था -7, -7 इंटू -3 कितना होता है तो +21, तो +21 आ गया। और 7 और इधर 2 - 4 -2, -2 इंटू 7 कितना होता है तो -14 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, दैट इज 9x प्लस कितना हो रहा था 7 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -7,9, तो x का वैल्यू ये आंसर आएगा -7,9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर पार्टली फिल्ड विद वाटर। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड देन कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर लेवल इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर क्लास 9 के फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जब भी हम लोग, या थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी पता ही होगी, पत्थर जब फेंकते हैं तो वाटर लेवल बढ़ जाता है और कौवे, प्यासे कौवे को पानी मिल जाता है। तो एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड जो सिलेंडर है उसका डायमीटर है 36। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो राइज हुआ है ये स्पीयर डालने के बाद में उस हाइट को मेजर करना है, एच जो है उसको मेजर करना है। तो सिंपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वही हो जाएगा इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, तो πr² एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3πr³। बस हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आराम से एच जो है हमारा 3 सेंटीमीटर निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी अगर बहुत लीनियंट है टीचर तो 3 मार्क्स का दे सकता है। अगर 3 मार्क्स का दिया जाएगा तो आप ये डायग्राम जो है वो जरूर बनाइएगा, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में। मेंस्ट्रुएशन से जैसे आएगा ही आएगा तो डायग्राम जरूर बनाइएगा।
मेंसुरेशन वाले टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्री से है, बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस। ये वाला चैप्टर मैंने डिटेल में आपको कराया भी है, और ये क्वेश्चन जो है इस तरह के एनसीईआरटी बुक्स में आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा में भी बहुत मिल जाएगा। द टॉप्स ऑफ द टू टावर्स ऑफ हाइट एक्स एंड वाई स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो ये बहुत मायने रखता है। एक्स टावर से 30 डिग्री एंड वाई टावर से 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फीट, देन फाइंड एक्स वाई। ऐसे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि करेक्ट डायग्राम बनाना। ठीक है, अगर करेक्ट फिगर आपने बना लिया तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इसमें हम देखिए, मैं टाइम बचाने के लिए इसमें सारा डायग्राम बना दिया। तो ये एक टावर है, मान लेते हैं दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, और ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, तो 30 डिग्री, एंड वाई टावर कितना कर रहा है, तो 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो हाइट, ये दोनों टावर के फीट एकदम मिडिल पे है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं सेंटर पॉइंट है, इसको के मान लेते हैं और इसको भी हम लोग के मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, तो tan थीटा लगा लेंगे। तो tan थीटा लगाएंगे तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 विल बी x बाई के, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस x बाई के। तो x क्या हो जाएगा, k tan 30। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है, ये सब वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, तो √1/3। ठीक है, तो इस तरह से पहला इक्वेशन निकल जाएगा। फिर tan 60 क्या होगा, y बाई के हो जाएगा। ठीक है, और तो y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k tan 60, और tan 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को हम लोग रेशियो निकालना है, तो जस्ट हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो ये k कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो वैल्यू आएगा वो 1:3 का रेशियो आएगा। ठीक है, ये इन दोनों टावर का जो रेशियो आएगा 1:3 आएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसे फिगर बना के रखना, और फिगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा, मेंशन नहीं भी किया होगा, फिर भी फिगर जरूर बनाइएगा। ठीक है, आधा मार्क्स तो वहीं पर आपको फेच हो जाएगा। अगर करेक्ट डायग्राम होगा तो टीचर उतना कैलकुलेशन देखेगा नहीं, फिगर देखेगा और आंसर देखेगा। ठीक है, तो इसीलिए फिगर जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर tangents to the circle with center O. If APB is 60 डिग्री then calculate OAB। ठीक है, अगर फिगर दिया है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर फिगर नहीं दिया होता, बना के करना होता तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। ठीक है, तो हम लोग को जस्ट OAB ये वाला एंगल जो है ये मेजर करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, हम लोग को पता है कि PA और PB इक्वल है क्योंकि दोनों ही टेंजेंट है ना, तो PA इज इक्वल टू PB गिवन ही है। तो ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें, ट्रायंगल PAB, उसमें एंगल P क्या है, एंगल P 60 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल PAB और एंगल PBA, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, है ना, ये आइसोस, क्योंकि ये दोनों हमारा जो है लेंथ इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जा रहा है। तो मान लेते हैं पी ए बी और पी बी ए एक्स एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एंगल पी क्या है, तो एंगल पी 60 डिग्री, और ये हो गया एक्स प्लस एक्स, और इन तीनों का सम कितना होता है एक ट्रायंगल का, तो इंटीरियर होता है 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू वट, 180 माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री और ये आ गया 60 डिग्री। अब हमें पता है कि एंगल ओ ए पी ये क्या होता है, टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है ना, और हम लोग 60 डिग्री ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो एंगल हमारा ओ ए बी क्या होगा, तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये आपने पढ़े होंगे थियोरम्स तो ये आराम से कह सकते हैं कि दिस इज 90 डिग्री, टेन जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस से निकलता है ना, तो आराम से ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, आप ओरली भी इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और अगर स्टेप दिखाना होगा तो आप स्टेप प्रॉपर लिखिएगा कि गिवन क्या है, फिर ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू कैसे आई, फिर सारे स्टेप्स दिखाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में हर स्टेप्स का मार्क्स होता है। तो स्टेप जंप मत कीजिएगा और सारे स्टेप्स दिखाना जरूरी है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सबसे पहले क्वेश्चन का मार्क्स देखिएगा कितना मार्क्स है, 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, तो 3 मार्क्स को तो और डिटेल में दीजिए, 2 मार्क्स में है तो स्टेप आप जंप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत आने के चांसेस है, फर्स्ट चैप्टर से है, और ये 2 मार्क्स के दिया जाता है कि, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, कि वाई दिस नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर।
तो कंपोजिट नंबर का सबसे पहले पता होना चाहिए वैसे नंबर जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा हो, जैसे कि सबसे लोएस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो 4 है। तो 4 का फैक्टर्स कौन-कौन सा है, तो 1 है, 2 है और खुद 4 है। तो ये जो हो गया एक कंपोजिट नंबर है। उसी तरह से 15 भी एक कंपोजिट नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो दिया गया है वैल्यू, वो कंपोजिट नंबर कैसे है? तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। तो हम लोग देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे तो 2 इंटू 11 दो बार दिया हुआ है ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इन दोनों को हम लोग बाहर ले लेंगे, 2 इंटू 11 बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या, 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 11 इंटू 25 256। ठीक है, और इसके जो डिविजिबल है, ये जो वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई करके उतना करना जरूरी नहीं है। वो अगर वैल्यू जो आएगा वो ऑब्वियसली 2 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा और 256 से भी होगा। तो 3 फैक्टर्स तो हो गए, और 3 फैक्टर्स है तो मतलब ये कंपोजिट नंबर है। इस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो कंपोजिट नंबर है। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो, और ये क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से बेसिकली दो ही टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे या एचसीएफ एलसीएम से आएगा, या फिर प्रूफ करने दिया जाता है कि प्रूफ रूट थ्री इज इरेशनल नंबर, ये भी दिया जाता है 2 प्लस रूट थ्री। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा ही आता है, रिपीट होता ही है ऐसा क्वेश्चन। तो पहला चैप्टर में से 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं कि a solid right circular cone is cut into two parts at the middle of the height by a plane parallel to its base. Find the ratio of the volume of the smaller cone to the whole cone. तो इसमें फिगर नहीं दिया था, मैंने फिगर यहाँ पर ऐड किया है, तभी आपको आसानी हो जाएगा इसको करने के लिए। ठीक है, और अगर फिगर नहीं दिया होगा तो थोड़ा आपको अपना दिमाग लगा के कोन बनाना पड़ेगा और इसको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ से कटा हुआ है। तो हम लोग को रेशियो निकालना है, ये जो छोटा वाला कोण है, ये वाला टू द होल कोण का। ठीक है, तो जो बड़ा वाला कोण है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जो कोण होगा बड़ा वाला कोण, होल कोण अगर देखा जाए, होल कोण का फॉर्मूला है हमारा क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, आर स्क्वायर एच। ठीक है, और क्योंकि रेडियस जो है वो बीच से काटा गया है, तो जो नया रेडियस होगा छोटा वाला कोण का जो रेडियस होगा, वो रेडियस क्या होगा, आर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक है, और हाइट भी क्या हो जाएगा, हाइट भी होगा हमारा h/2 हो जाएगा। ठीक है, छोटा वाला हाइट आ जाएगा। तो जो नया वॉल्यूम आएगा, ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट। ठीक है, होल वॉल्यूम, एंड दिस इज वॉल्यूम 2 छोटा वाले कोण का। तो इसका क्या होगा, 1/3 पाई आर क्या हो जाएगा, r/2 होल स्क्वायर इंटू h/2। ठीक है, अब इसको देखा जाएगा तो क्या बन रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू h/2। ठीक है, और इसको अगर हम लोग रेशियो में देखेंगे, छोटे वाले कोण बाई v2 बाई लार्ज कोण v1, तो क्या बन रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h/8 डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो 1/3 पाई दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर h/8 इंटू 1/r²/h। ये दोनों कैंसिल आउट, रेशियो क्या निकल आ रहा है, तो 1:8, 1:8 जो है आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि in which quadrant the point P that divides the line segment joining the point P A B are in the ratio 2:3। ठीक है, तो बेसिकली जो P पॉइंट है हम उसको फाइंड आउट करना है। तो इसको, ये क्वेश्चन भी काफी ट्रिकी होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, और टाइम बचाने के लिए मैंने सेक्शन फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, m क्या है हमारा 2 है, ये तो पता ही होगा, n हमारा 3 है। ठीक है, तो अब जस्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। m हमारा ले लेते हैं 2, x2 है हमारा 5, फिर n है हमारा 3, x1 है हमारा 2, और नीचे हो जाएगा 2 + 3 दैट इज 5। फिर m हमारा 2, y2 है 2, फिर n है हमारा 3 एंड -5,
बाई 5। ठीक है, तो 2 इंटू 5 10 हो गया, और 3 इंटू 2 16, तो 16/5 एक आएगा, 16/5। एंड 2 + 2, 2 इंटू 2 4, और ये हो गया माइनस, कितना हो रहा है, तो -15। ठीक है, तो -15 + 4 कितना होता है, तो -11 होगा। ठीक है, तो -11/5। और ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो ये एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई का वैल्यू नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो चौथे क्वाड्रेंट में होता है, ये तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पर दोनों प्लस प्लस होता है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर सॉरी ये माइनस प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं कि इन ट्राइंगल ABCD DE इज पैरेलल टू BC, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये फोटो दिया गया है, तो इस सिंपल इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो AD/D इज इक्वल टू AE/EC, तो हम लोग जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो निकल आएगा x इंटू एक्स 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 5x, और ये हो जाएगा x² प्लस x। ठीक है, फिर 3x प्लस 3, तो ये हो जा रहा है x² प्लस 4x प्लस 3, और ये हो जा रहा है x² प्लस 5x। ठीक है, तो x² कैंसिल आउट, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा आ गया आंसर 3। तो ये 2 मार्क्स का ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है बेसिकली, बहुत बार थेल्स थ्योरम ही दे दिया जाता है प्रूफ करने के लिए। तो थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल दिया गया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो 2/3 पाई r क्यूब, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr²। ठीक है, तो इसमें 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, r³/3, और इधर में r² बचेगा, और इसमें भी क्या होगा, तो r² कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा r। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या हो गया, 3 आ गया। ठीक है, r का वैल्यू 3, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, बस यही आंसर निकाल के जल्दीबाजी में निकल जाएंगे, लेकिन आंसर क्या निकालना है, डायमीटर। तो डायमीटर जस्ट डबल हो जाएगा, बहुत आसान है, 6। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और सॉल्व कीजिए, बहुत जल्दीबाजी मत कीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैं बता रहा था फर्स्ट चैप्टर से, कि चेक वेदर 4n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन का मतलब है कि 4 टू द पावर n, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ये नीचे आ गया, तो पावर में होगा 4 टू द पावर n जो होगा, कोई भी नेचुरल नंबर हम लोग यूज करेंगे, तो क्या लास्ट डिजिट 0 होगा, ये पॉसिबल है या नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे कुछ भी करके देख लीजिए, 4:1 4 होगा, 4 टू द पावर 2 16 होगा। ठीक है, 4 टू द पावर 3 64 होगा। इसी तरह से आप करते जाएंगे, 4 टू द पावर 4 256 होगा। तो जो लास्ट का डिजिट होगा ऑब्वियसली इवन नंबर ही होगा, 4 4 6 8 यही होगा। ठीक है, 0 कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो मैं बस प्रूफ करने के लिए दिखा रहा था। तो अगर हम लोग 4 टू द पावर n को क्या लिखेंगे, कि 2 टू द पावर 2 होल n लिखेंगे, है ना। तो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2। ठीक है, और देयर इज नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। ठीक है, तो 2 के अलावा कोई भी दूसरा नहीं है। एंड by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic 5 does not occur in the prime factorization of 4n।
कितना भी हम लोग कर ले, चाहे 64 का करें या 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 5 आएगा ही नहीं। और अगर 5 नहीं आएगा, अगर 5 आता तो 2 इंटू 5 10 होता, मतलब 0 आता। लेकिन 5 आ ही नहीं रहा, तो 2 से अगर हम लोग को 0 लाना है और हमारे पास 2 है तो ऑब्वियसली 5 ही लगेगा ना। तो या फिर 0 लगेगा, तो 2 5 और 0 आएगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट को इस तरह से सॉल्व करना होगा, और ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस को और भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 11 देखते हैं कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास मार्क्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया, हमें पी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। तो मैंने टेबल यहाँ पर ऑलरेडी बना कर रख दिया है। क्लास मार्क्स एक्स आई से डिनोट किया जाएगा, और टेबल बनाने के भी मार्क्स है ना। तो जंप मत कीजिएगा, ओरली करने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का माइंड है वो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह ज्यादा हो गया। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप लोग बहुत सारे स्टेप जंप करते हैं, इसीलिए आपको बहुत समय अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं सब्जेक्टिव पेपर्स में। इसीलिए स्टेप्स जरूर कीजिएगा, एंड इस टेबल बनाना जरूरी है। टेबल जो होगा वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली नेमिंग होना चाहिए कि क्लास में क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और साथ ही साथ एक्स आई एफ आई लिखना जरूरी है। फिर हम लोग तीसरा कॉलम में एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, फिर इसका समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और फ्रीक्वेंसी का भी निकालेंगे। और मीन का फॉर्मूला पता ही है, मीन कितना दिया गया है वैल्यू, तो मीन दिया गया है 18.57। ठीक है, तो 18.57 लिख लेंगे हम लोग, 18.57। और एफ आई एक्स आई समेशन कितना है, तो 360 प्लस 7p। ठीक है, एंड नीचे फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, तो 32। तो हम लोग बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा p का जो वैल्यू है वो इतना निकल जाएगा। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है कि 240/7 जो है वो p का वैल्यू निकलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, दैट इज 34.29 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, और नहीं भी है तो यहाँ तक भी करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा, मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली कोशिश कीजिएगा जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सके उतना लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस भी 4 नंबर के आ सकते हैं, क्योंकि टेबल के बनाने के लिए ही 2 मार्क्स है, और इसको सॉल्व करने के लिए, आंसर लिखने के लिए भी 2 मार्क्स है। ठीक है, और बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है कि ये फॉर्मूला सब लिखते नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ से आ जाते हैं। लेकिन फॉर्मूला लिखना भी बहुत जरूरी है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो जंप प्लीज मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये 1 मार्क्स में है, और जनरली ये एमसीक्यू में इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि इन द फिगर दिया रहेगा, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल, कुछ भी दिया जा सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, इतना सारे कोऑर्डिनेट्स दे दिए गया। तो बहुत सिंपल है कि हमें जस्ट बेस का हाइट निकालना है, और बेस निकालना है, और हाइट निकालना है। ठीक है, तो बेस क्या है, तो -1 से लेकर 4 है ना। -1 से लेकर 4 है, मतलब बेस क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, एंड हाइट क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं वाई कितना दूर पे है एक्स एक्सिस से, तो 3 है ना, 3 है। तो हमारा एक्स जो बेस आ गया, बेस हमारा आ गया 5 यूनिट, एंड हाइट जो है हमारा आ गया 3 यूनिट। अब बस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हमारा आंसर जो है 7.5 स्क्वायर यूनिट ऐसे निकल आएगा। ठीक है, तो 1 मार्क्स में बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह से रेक्टेंगल भी दिया जा सकता है, स्क्वायर भी दिया जा सकता है, तो आप आसानी से जस्ट फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेंदी भी है थोड़ा बहुत, और ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस on the same side of it are found to be 45 degree and 30 degree. If the ships are 200 meter apart, find the height of the lighthouses. ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारा है, तो उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एनसीईआरटी बुक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक लाइट हाउस है ए बी, यहाँ से 2 शिप्स है, एक का शिप का पोजीशन डी पे है और एक सी पोजीशन पे है, और इन दोनों शिप्स का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। और जो टावर का, जो लाइट हाउस के टावर से डिस्टेंस है वो x मीटर है।
ठीक है। और एक एंगल जो है ऊपर 30 डिग्री है और एक 45 है। तो ये नीचे 30 45 कैसे है, तो जस्ट आपको पता ही होगा कि ऑल्टरनेट एंगल्स है ये सब, है ना। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। बचपन में पढ़ा ही होगा जूनियर क्लासेस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। ठीक है, तो छोटे वाले ट्राइंगल में हम लोग लेंगे ट्राइंगल ए बी सी में। तो tan 45 क्या होगा, tan 45 विल बी हाइट बाई बेस दैट इज h बाई एक्स। और tan 45 का वैल्यू क्या था 1। तो h इज इक्वल टू एक्स, पहला इक्वेशन बन जाएगा। फिर एक हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए डी बी। इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, तो tan 30 ले लेंगे। ठीक है, तो tan 30 इज इक्वल टू h बाई 200 मीटर प्लस x मीटर, है ना। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 200। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1 बाई इंटू एच 200 आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू एच, इसको वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, है ना। तो इसको लेकर हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर h इसको सॉल्व करेंगे, फिर हमें रैशनलाइज करना होगा। और क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था कि हम लोग पाई का जो वैल्यू है, सॉरी √3, ठीक है, तो √3 का वैल्यू जो है 1.73, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 273 मीटर आ जाएगा। या फिर आपको √3 का वैल्यू नहीं भी पता है तो आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, √100 इंटू टू सॉरी √3। ठीक है, तो कोई भी गलती नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर को छोड़ सकते हैं। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस जो है वो 273 मीटर, आराम से ऐसे क्वेश्चन को निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो फिगर है, फिगर के लिए भी 1 मार्क्स रहता है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, हर स्टेप पे इस पे 1 मार्क्स होगा। फिर इस पे यहाँ तक भी 1 मार्क्स होगा, फिर यहाँ तक भी इसमें भी आंसर लिखने पे मार्क्स होगा। ठीक है, तो फिगर बनाना बहुत जरूरी है इसका। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट solid solid right circular cylinder is 37 centimeter. If the total surface area of the solid cylinder is 160 16.28 square centimeter, find the volume of the cylinder. ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है, सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर r प्लस एच दिया गया है 37 सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है, टीएसए दे दिया गया है कितना, तो 1628 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बस वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो सबसे पहले सिलेंडर आपको पता ही होगा, तो ये है हमारा रेडियस, और रेडियस और हाइट ये जो है इसका सम दिया है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया अगर फॉर्मूला आपको नहीं भी याद होगा तो ऊपर वाला जो सर्कल वाला एरिया है, फिर नीचे वाला सर्कल एरिया, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये ऊपर दोनों का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस के। तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर लेंगे और आर प्लस एच हो जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, और 2 पाई आर आर प्लस एच इसका वैल्यू दिया गया है 37। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 1628 डिवाइडेड बाई 37 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे तो आप अगर डिवाइड करेंगे तो 44 के आसपास आ जाएगा, 44 आएगा। फिर हम लोग 2 इंटू 2 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। आर का वैल्यू क्या निकलेगा, 44 इंटू 7/2 इंटू 22, ये कैंसल आउट हो जाएगा, आर हमारा 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब हमें जस्ट वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू है 22/7, आर हो गया 7 इंटू 7, और हाइट क्या आ जाएगा, तो हम लोग ने देखा कि आर प्लस एच इज
37, आर हमारा निकल गया 7, तो एच क्या निकलेगा, ऑब्वियसली 30 निकलेगा, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें बस 30 निकालना है, बस इसको ही सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वॉल्यूम जो आएगा वो आ जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आंसर जो है 4620 सेंटीमीटर क्यूब आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये भी आता है कि वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फियरिकल बाउल। अगर ये क्वेश्चन का डायग्राम नहीं देगा ना तो 90% चांसेस है कि स्टूडेंट जो है वो गलत करेंगे। ठीक है, तो वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फियरिकल बाउल सरमाउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर ऑफ सेम डायमीटर। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके ऊपर में एक सिलेंडर है। ठीक है, तो इस तरह से कोई एक स्ट्रक्चर है जैसे फोटो में दिख रहा है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया, 7 हो गया, सिंपल। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, जो यहां से लेकर यहां तक है हाइट, वो हो गया क्या, वो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, तो हमारा ये जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, बस आपको अगर ये चीज ही समझ आ जाएगा तो आप आसानी से जो दिया गया है कि टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकालना है। ठीक है, तो इनर सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये जो हेमिस्फीयर है उसका इनर सरफेस एरिया, और ये जो सिलेंडर है उसका उसका इनर सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर एच। तो ये फॉर्मूला निकल गया हमारा। ठीक है, तो हम लोग इसको इनर सर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो 2 पाई, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 22/7, आर है हमारा 7। ठीक है, एंड आर प्लस एच, ये तो दिया गया है, आर प्लस एच 13 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 7 कैंसिल आउट, तो 44 × 13। ठीक है, तो 44 × 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन में जो पाई का वैल्यू दिया रहेगा वही यूज कीजिएगा, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं और भी फर्दर वीडियोस जो है मैथ से, साइंस से एंड सोशल साइंस से रिलेटेड लाता रहूंगा। एग्जाम से पहले आपके सारे रिविजन्स मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है, कोई सुझाव है, या कमेंट बॉक्स में आपके लिए ओपन है, डाउट आउट कुछ भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, एंड टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।